सर्वप्रथम आप सभी को शुभ संध्या। कक्षा की शुरुआत करने की मैं घोषणा करता हूं। पिछले क्लास में मॉडर्न इंडिया की कड़ी में हम असहयोग आंदोलन तक आ चुके हैं। जब हमने कक्षा को आगे बढ़ाया तो इस कड़ी में जब दिल्ली दरबार की चर्चा हमने की तो दिल्ली दरबार के बाद हम देख पाते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध जैसी एक विराट घटना सामने आती है, जो काल के रूप में 1914 से लेकर 1918 तक का काल है। और उसके बाद इस मध्य में राजकुमार शुक्ल के द्वारा गांधी को चंपारण बुलाया जाना, अहमदाबाद और खेरा सत्याग्रह का हो जाना, साथ ही इसी कड़ी में कांग्रेस के कुछ विशेष अधिवेशन भी हुए 1920 में, ध्यान रखिएगा। और उस विशेष अधिवेशन के माध्यम से कुछ नेताओं का रुष्ट हो जाना, यह सब मुख्य घटनाएं हैं। इसी कड़ी में जब काला कानून लाया गया तो उसके विरोध में जब जनसभा हो रही थी उस पर गोलियां चलाई गई, और इसी के उपलक्ष्य में हम देखते हैं कि डायर ने गोलियां जब चलवाई तो कई हजार लोग मारे गए और जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से वो घटना प्रसिद्ध हुआ और हंटर कमीशन का गठन हुआ, जिसे काला कमीशन भी कहा गया, और उसका घोर विरोध किया गया। कांग्रेस ने एंटी हंटर कमेटी बनाई थी, जिसे तहकीकात समिति के नाम से भी जानते हैं। इसी कड़ी में हमने देखा कि जब खिलाफत की शुरुआत हुई तो मोहम्मद अली जिन्ना ने इसका घोर विरोध किया, जबकि कई नेताओं ने इसका समर्थन भी किया। तो यह सभी घटनाएं एक साथ पैरेलल चल रही थी। जब हम आज के राजनीति को देखते हैं तो हम पाते हैं कि आज भी किसी भी एक विचारधारा को लेकर जब बात की जाती है तो सत्ता में ही बैठे कई लोग उसके समर्थन में होते हैं, लेकिन कुछ लोग भी उसके विपक्ष में चले जाते हैं। हर विचारधारा के पक्ष में ही सभी लोग नहीं हो सकते और हर विचारधारा के विपक्ष में ही सभी लोग नहीं हो सकते। सबकी अपनी आइडियोलॉजी होती है। तो चूंकि आज का हमारा टॉपिक असहयोग आंदोलन है, हम इसी को केंद्र में रखकर चर्चा करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। कल मैंने हेडिंग लिखवा दिया था, जब खिलाफत का गठन हुआ तो खिलाफत के गठन के साथ ही भारत में गांधी जी ने मुस्लिमों को एकाकार करने का राह भी खोज लिया था। क्योंकि इसके पहले जितने भी संग्राम हुए, जितने भी आंदोलन हुए, उसमें मुस्लिम नेता तो शामिल थे, लेकिन मुस्लिम की एक बड़ी आबादी न्यूट्रल चल रही थी, साइड तटस्थ चल रही थी। उसको गांधी जी ने केंद्र में लाने का कार्य किया। गांधी ने इसे एक अवसर के रूप में देखा। मैंने आपको कल सेव्रिस की संधि के विषय में बताया था कि तुर्की पर किस तरह से प्रतिबंध लगे थे, ब्रिटेन ने लगाया था और खलीफा के प्रभुत्व को शून्य कर दिया था। इसी के विरोध में इसकी शुरुआत हुई थी। अब जाकर इन सभी घटनाओं के बाद, तहकीकात समिति इत्यादि के बाद, जब 1920 में नागपुर में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ, उस अधिवेशन में यह कहा गया कि चर्चा हुई और गांधी ने यह प्रस्ताव रखा था कि असहयोग किया जाना चाहिए। जब असहयोग की चर्चा हुई तो चर्चा के साथ ही मैं कह सकता हूं कि इसका विरोध भी शुरू हो गया। नेताओं की एक बड़ी लॉबी थी जिसने कहा कि यह साफ गलत है। अभी अभी हम ब्रिटिश सरकार से हमने लोहा लिया, हमने हजारों लोगों की हत्याओं को सह लिया, हंटर कमीशन का भी हमने विरोध किया। यदि इस तरह से हम विरोध करते रहेंगे तो इससे मिलेगा क्या? यह भी एक बड़ा प्रश्न था। बड़ा प्रश्न इसलिए था कि सरकार के पास सेना भी है, सरकार के पास पुलिस भी है, पावर भी है। हम सरकार का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और अब तो कोई विश्व युद्ध भी नहीं चल रहा है कि हम उसमें यह कह दें कि भाई हम आपको सेना नहीं देंगे। जैसे गांधी को प्रथम विश्व युद्ध के आरंभ में सेना भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा गया था, तो अब तो वो भी अवसर नहीं रहा। तो इस कड़ी में हम देखते हैं कि एनी बेसेंट, मदन मोहन मालवीय, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, बिपिन चंद्र पाल, मोहम्मद अली जिन्ना और देशबंधु CR दास, सब ने एक तरफ से विरोध कर दिया। केवल दो लोगों ने विशेष समर्थन दिया था। एक तो अली बंधुओं ने दिया था, मोहम्मद अली और शौकत अली ने दिया था, और दूसरा मोतीलाल नेहरू का समर्थन प्राप्त था कि असहयोग करना चाहिए। लेकिन बाकी जो एक बहुत बड़ी लॉबी है वो कहती है कि असहयोग नहीं करना चाहिए, इसका कोई परिणाम नहीं निकलेगा। दोनों अपने अपने जगह सत्य थे, सही थे। क्योंकि देश की जो स्थिति थी उसमें इनका कहना था कि पहले ही हमने बहुत कुछ खो दिया है। अब यदि हम इस चक्कर में पड़े, असहयोग के चक्कर में पड़े, तो कहीं हमारी शक्ति का पर्दाफाश ना हो जाए, ऐसा ना लगे कि कांग्रेस केवल आंदोलन करने की संस्था बनी हुई है, मांग तो कोई पूरी नहीं हुई। तो ये सब इसके बैकग्राउंड में रीजंस थे। जब हम आगे चलते हैं कि असहयोग क्यों हुआ, तो असहयोग का एक और भी कारण, सबसे पहला जो कारण था वो ये था कि जब तुर्की के खलीफा का अपमान हुआ, उसके राजत्व की शक्ति का पतन हो गया, समाप्ति कर दी गई सेव्रिस की संधि के माध्यम से, तो मुस्लिम समाज को पहली बार जागृति मिली कि पूरे संसार में उनका अंग्रेज अपमान कर रहे हैं। तो खिलाफत इसका एक मुख्य कारण था।
दूसरे मुख्य कारण के रूप में हम देखें तो हम देखते हैं कि चूंकि गांधी ने सार्जेंट बनकर सेना की भर्ती करवाई इस आश्वासन पर कि ब्रिटिश सरकार इस देश को युद्ध जीतने के बाद आज़ाद कर देगी, लेकिन जब प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की जीत हुई जिसमें इंग्लैंड भी शामिल था, उसके बाद उसने स्वतंत्र तो दूर जालियांवाला बाग जैसे हत्याकांड को अंजाम दिया। जनता इससे काफ़ी टूट चुकी थी और इसका परिणाम ये निकला कि रॉलेट एक्ट जैसे काले कानून के होने से जन विद्रोह शुरू हो गया और असहयोग के शुरू होने का एक कारण ये भी रहा। जनता चाहती थी कि कुछ न कुछ हो जाए, लेकिन नेता नहीं चाहते थे। मैंने स्पष्ट कर दिया कि नेताओं में कौन कौन चाहते थे कि हो जाए, अभी मैंने बताया है। अली बंधु, इसको ध्यान में रखेंगे। दो ही लोग चाहते थे गांधी के अलावा कि ये आंदोलन हो। वैसे तो कई कारण थे, खिलाफत भी एक कारण था, लेकिन वो जनता की तरफ से है, नेताओं की तरफ से नहीं है। एक जो कारण हम और कह सकते हैं वो ये कह सकते हैं कि 1919 में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी। संविधान में हम पढ़ेंगे, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आप देखेंगे द्वैध शासन प्रणाली जब से आई तब से इसका घोर विरोध होना शुरू हो गया था और यह भी एक कारण था कि लोग इसके विरोध में आ गए। और एक सबसे बड़ा कारण कि जब 4-5 साल का विश्व युद्ध चला था उसमें पूरी दुनिया में भीषण बेरोजगारी आ गई थी, आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ रहा था, तो ये भी एक कारण बना और जनता चाहती थी कि किसी तरह से एक बार और एक बड़ा आंदोलन हो ताकि अंग्रेजों को इस देश से बाहर किया जा सके। यह इसकी पृष्ठभूमि के मुख्य कारण है। अब हम चर्चा करेंगे कि असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम किस तरह से चला। तो कार्यक्रम रचनात्मक रूप से भी चला, कार्यात्मक रूप से भी चला। कई जगह विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, कपड़े जलाए भी गए, कई जगहों पर विश्वविद्यालय की स्थापना भी हुई इस कड़ी में। लोगों ने जिस तरीके से, गांधी ने कैसरी हिंद की उपाधि त्याग दी इस कड़ी में, तो लोगों ने अपने अपने हिसाब से विरोध प्रदर्शन किया। भारत के विभिन्न जगहों पर इस चीज को अंजाम दिया गया। लेकिन कोई भी आंदोलन तभी तक टिकता है जब तक जनता से सरकार को कोई मतलब हो। अब चूंकि लोकतंत्र तो था नहीं कि जनता के वोट से सरकार बनती, सरकार क्या थी, अपने हिसाब से चल रही थी, सरकार बदल सकते नहीं थे क्योंकि हम गुलाम थे। तो जब जनता पर सरकार डिपेंडेंट नहीं होती है, निर्भरता नहीं होती है, तो उस कड़ी में क्या होता है, आंदोलन फ्लॉप हो जाता है। और 1921 के अंत में, उत्तरार्ध में, यह आंदोलन फ्लॉप के कगार पर चला जा रहा था। लेकिन अब गांधी भी सोचने लगे कि यह गलत कदम ना हो गया, क्योंकि लोग विरोध कर रहे थे पहले से। मोतीलाल नेहरू जैसे लोग भी यह मानने लगे थे कि इस आंदोलन को शुरू करने से उतना लाभ नहीं मिला जितना लाभ मिलना चाहिए था। राष्ट्रव्यापी जागृति तो हुई, लोग जाग गए, लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का समावेशन हुआ, लेकिन उसका जो परिणाम उन्होंने सोचा था कि अंग्रेजों को देश से खाली करवा देंगे, यहां से भगा देंगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक छोटी सी रियासत को आजाद नहीं करवा पाए, इसके माध्यम से संभव नहीं हुआ। और गांधी जी भी सोच रहे थे कि कोई ऐसा बहाना मिले, कोई ऐसा मौका मिले कि इसको उसी बहाने से बंद कर दें। तो बहाना क्या मिला, तो एक बार इसी आंदोलन की कड़ी में गोरखपुर में एक जगह है चौड़ी चौरा। चौड़ी चौरा एक ब्लॉक है आज के समय में, वहां पर एक थाना था, सभी थानों में अंग्रेज ही भरे हुए थे। तो जब ऑर्डर मिला, उस ब्लॉक में असहयोग के समर्थक शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे, गोलियां चला दी गई उन पर। फिर से जालियांवाला बाग रिपीट होने लगा, लोगों को रहा नहीं गया और लोगों ने थाने में आग लगा दी, 22 पुलिसकर्मी जलकर राख हो गए। इस घटना को जैसे ही गांधी ने सुना, तो गांधी थे सत्य और अहिंसा के पुजारी, गांधी ने सोचा कि इससे बढ़िया मौका नहीं हो सकता है। तो गांधी ने घोषणा किया, वहां आप लोगों ने कड़ी हिंसा कर दी, हमारे आंदोलन में हिंसा शामिल नहीं था और आप लोगों ने तो 22 लोगों को जला दिया, तो इसी कारण से मैं इस आंदोलन को वापस लेता हूं। एक बहाना मिल गया था और गांधी जी ने इसको वापस ले लिया। क्योंकि एक और भी कारण कहा जाता है, एक कारण यह था कि किसान जो गांधी को अपना राष्ट्रीय नेता मान चुके थे, वही अब गांधी से मुकरने लगे थे, क्योंकि किसान जमींदारों को टैक्स नहीं देना चाहते थे। लेकिन गांधी जी ने कहा कि यह तो साफ नीति विरुद्ध है, सरकार के नियमों को हम तोड़कर सरकार को नहीं भगा सकते, सरकार को अनुनय विनय, शांतिपूर्ण सभा और मान मनोबल के साथ भगा सकते हैं, वैसे भगाने की क्षमता हमारी नहीं है। तो किसानों ने यहाँ गांधी के वचनों को काट दिया, टैक्स नहीं दिया। ये सभी एक कारण था कि इन सभी कारणों से असहयोग को वापस ले लिया गया। लेकिन जब इसके प्रभाव की बात करेंगे, इसने एक बार जरूर दिखाया कि यदि भारतीय चाहे तो विदेशी शक्तियों का बहिष्कार कर सकते हैं, और इसी के परिणाम स्वरूप आगे चलकर स्वराज पार्टी की स्थापना भी हुई। उसका भी यही कारण था कि यह फ्लॉप हो गया। स्वराज पार्टी भी बहुत कुछ नहीं कर सके, लेकिन जब एक पार्टी फ्लॉप होती है, एक योजना फ्लॉप होती है, एक विचारधारा फ्लॉप होती है, तो फिर एक नई विचारधारा का अपने आप जन्म हो जाता है। उसको लगता है कि मैं सबसे होशियार हूं
और मैं ये कर दूंगा जो पिछले लोगों ने नहीं किया था। जैसे आज भी आप देखेंगे कि क्या होता है मानव समाज में होता है कि जैसे आप बड़े होंगे तो आप लोगों को कहते हुए सुनेंगे कि हमारी पीढ़ी ने जो कर लिया सो कर लिया, ये जो पीढ़ी है आने वाली पीढ़ी तो साफ बेकार है, इसमें कोई भविष्य नहीं है इसके पास, आप कहते हुए सुनेंगे। वो कहेंगे कि हमारे समय में ही सब कुछ बचा हुआ था, अब न पढ़ाई है, न संस्कार है, न जीवन है, न कोई दिनचर्या है, कुछ नहीं है, ये पीढ़ी गर्त में है। जब ये पीढ़ी भी बड़ी हो जाएगी तो अपने पिछले पीढ़ियों के बारे में वही बताएगी कि सब बढ़िया था, आने वाली पीढ़ी के विषय में सब बुरा ही बताएगी। तो ये मानव का स्वभाव है। और जब भी कोई व्यक्ति ऐसी बातें करता है तो समझ लीजिए कि उसकी उम्र हो चुकी है, अब वह क्या है, कॉम्पिटेबल नहीं है समाज में, उसने अपने आप को समय के साथ अपडेट नहीं किया है। तो ध्यान रखिएगा। तो उस समय भी ये चीज़ थी, उस समय भी सारे नेता 50-55 की उम्र के हुआ करते थे, 45 से कम का तो शायद ही कोई था, एक आध लोग रहे होंगे। और उनको भी ऐसा लगता था कि गांधी अब ठीक नहीं रहे, अब इनकी उम्र होने लगी है और इनका निर्णय उतना सही नहीं है, तो इन्होंने स्वराज बना दिया। उसके बाद मैं आगे चलूंगा, इन सभी बिंदुओं को संक्षेप में लिखने का प्रयास करते हैं। शुरुआत किया जाए। देखिए फर्स्ट पॉइंट, भारत में गांधी का प्रथम जन आंदोलन, भारत में गांधी का प्रथम जन आंदोलन जन आंदोलन जन आंदोलन असहयोग आंदोलन था। असहयोग आंदोलन था। असहयोग आंदोलन था, पहला जन आंदोलन था। यानी गांधी ने इसके पहले बहुत सत्याग्रह किए, चंपारण सत्याग्रह किया, अहमदाबाद में आवाज उठाई, खेरा में उठाई, लेकिन वह जन आंदोलन नहीं था, यह पहला जन आंदोलन था। अब इसकी नींव कहां रखी गई, तो कल हमने पढ़ लिया था कि कांग्रेस के स्पेशल अधिवेशन में, विशेष अधिवेशन में रखा गया था। लिख दीजिए। देखिए इस प्रस्ताव को कांग्रेस के विशेष अधिवेशन, इस प्रस्ताव को कांग्रेस के विशेष अधिवेशन, कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में पारित किया गया, पारित किया गया, जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी, जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। लाला लाजपत राय ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, सार तत्व तो हमने पहले ही आज जान लिया है, अब लिखेंगे तो अधिक सुविधा होगी। असहयोग का प्रस्ताव गांधी जी का था। असहयोग का प्रस्ताव गांधी जी का था। ठीक है, अब अभी अभी हमने चर्चा किया कि जब इस प्रस्ताव को पास किया जा रहा था तो केवल दो लोग, मोतीलाल नेहरू और अली बंधु, तीन लोग हुए, अली बंधु दो भाई थे, इन दोनों ने ही केवल समर्थन दिया था। देश जितने भी नेता थे, एनी बेसेंट समेत, सबने इस प्रस्ताव का विरोध ही किया था। यह नहीं होना चाहिए, इसको लिख दीजिए। देखिए इस प्रस्ताव का विरोध, इस प्रस्ताव का विरोध एनी बेसेंट, इस प्रस्ताव का विरोध एनी बेसेंट, एनी बेसेंट कॉमा मदन मोहन मालवीय, इस प्रस्ताव का विरोध एनी बेसेंट कॉमा मदन मोहन मालवीय कॉमा सीआर दास, सीआर दास, एसएन बैनर्जी, एसएन बैनर्जी,
कॉमा विपिन चंद्र पाल, बिपिन चंद्र पाल एवं मोहम्मद अली जिन्ना ने किया। मोहम्मद अली जिन्ना ने किया। जबकि जबकि इसका समर्थन मोतीलाल नेहरू और अली बंधुओं ने किया। जबकि इसका समर्थन मोतीलाल नेहरू और अली बंधुओं ने किया। अली बंधुओं ने किया। इसको ध्यान में रख लेंगे, नोट लिख दीजिए इसके बाद। लिखिए, नागपुर अधिवेशन 1920 में इस प्रस्ताव की पुष्टि की गई। दिसंबर कर देंगे 1920। नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920 में इस प्रस्ताव की पुष्टि की गई। पुष्टि की गई। जबकि जबकि विशेष अधिवेशन सितंबर 1920 कलकत्ता ब्रैकेट में, विशेष अधिवेशन सितंबर 1920 में इस प्रस्ताव को रखा गया था। ठीक है, मैं इसके कारणों को छोड़ देता हूं। कारण आप खुद भी लिख सकते हैं, कारण को याद करने की भी जरूरत नहीं है। यदि कभी आपसे पूछ दे कि किस कारण से असहयोग की शुरुआत हुई, तो 4-5 कारण सामने आ सकते हैं। इसमें सबसे पहला कारण तो खिलाफत हो जाएगा कि मुसलमानों में आक्रोश व्याप्त था, उनके खलीफा का इंसल्ट हुआ था। दूसरा कारण हो जाएगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक समस्या। एक कारण और हो सकता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो आश्वासन दिया गया था कि हम आपके देश को आज़ाद कर देंगे, वो नहीं किया। एक हो सकता है हंटर कमीशन, और एक हो सकता है जालियांवाला बाग हत्याकांड, एक हो सकता है प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में किया गया। तो यह 5-6 उल्लेखित कारण हो सकते हैं। यदि आप कहेंगे तो मैं लिखवा दूंगा। जिनको लिखना हो इस वीडियो के रिकॉर्डिंग से लिख लेंगे, लिखवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये सब पूछता नहीं है, ये सब साक्षात्कार के प्रश्न होते हैं। तो साक्षात्कार तक आपकी क्षमता इतनी बन जाती है कि आप मन से भी जवाब दे सकते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नागपुर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष विजय राघवाचारी थे। नागपुर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष विजय राघवाचारी थे। विजय राघवाचारी थे। ठीक है, इस अधिवेशन को टिक करके रख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। लिखिए, इसमें कांग्रेस के संविधान में परिवर्तन किया गया। इसमें कांग्रेस के संविधान में परिवर्तन किया गया। कांग्रेस के संविधान में परिवर्तन किया गया। मतलब यहां से कांग्रेस अब क्या हो गई, मेंबरशिप वाली संस्था हो गई कि मेंबरशिप लेना है तो उसके लिए आपको शुल्क पे करना पड़ेगा, चार्ज देना पड़ेगा। एक 15 सदस्यीय कमेटी बनाई गई, इसी में लिखेंगे अगला पॉइंट। एक 15 सदस्यीय कमेटी बनाई गई। कमेटी बनाई गई। ठीक है, एक 15 सदस्यीय कमेटी बनाई गई। वर्किंग कमेटी भी लिख सकते हैं, बनाई गई। ठीक है,
अब एक तथ्य को ध्यान में रखेंगे, यहां से कांग्रेस में एक नियम बनाया गया कि वार्षिक शुल्क 4 आना लगेगा, 25 पैसा, जो उस समय की एक ठीक ठाक रकम होती थी, अच्छी रकम होती थी, प्रतिवर्ष का था। इसको भी लिख दीजिए, प्रतिवर्ष कांग्रेस सदस्यता शुल्क 4 आना रखा गया। प्रतिवर्ष कांग्रेस सदस्यता शुल्क 4 आना रखा गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, कभी आपसे पूछ सकता है कि इसकी औपचारिक शुरुआत कब से हुई, तो याद रखेंगे 1 अगस्त 1920 से असहयोग की औपचारिक शुरुआत मानी जाती है। लेकिन जब यह शुरू हुआ, इसी दौरान तिलक की मृत्यु हो गई थी और कांग्रेस ने एक तिलक कोष भी बनाया था जिसमें 1 करोड़ का लक्ष्य बनाया गया था। इसको भी साथ साथ लिख लेंगे। देखिए, असहयोग आंदोलन की औपचारिक शुरुआत, असहयोग आंदोलन की औपचारिक शुरुआत 1 अगस्त 1920 से हुई। 1 अगस्त 1920 से हुई। 1920 से हुई एवं इस कड़ी में तिलक की मृत्यु भी हुई। इस कड़ी में तिलक की मृत्यु भी हुई। और 1 करोड़ रुपए के लक्ष्य के साथ तिलक कोष की स्थापना हुई। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, देखिए, असहयोग आंदोलन के दौरान, असहयोग आंदोलन के दौरान अनेक शिक्षण संस्थानों की स्थापना भी हुई। अनेक शिक्षण संस्थानों की स्थापना भी हुई जिसमें काशी विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ को अंडरलाइन करके रख लीजिए, पूछा हुआ है 2 साल पहले। बिहार विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, महाराष्ट्र विद्यापीठ और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। ठीक है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। पैराग्राफ बदल कर लिखेंगे, इस कड़ी में कलकत्ता नेशनल कॉलेज की स्थापना भी हुई जिसके प्रधानाचार्य सुभाष चंद्र बोस बने। इस कड़ी में कलकत्ता नेशनल कॉलेज की स्थापना भी हुई जिसके प्रधानाचार्य सुभाष चंद्र बोस बने। ठीक है, इस सब को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। अब जब आंदोलन होता है तो समाज का हर एक वर्ग जो भी राष्ट्रवाद से प्रेरित होता है वह अपने अपने स्तर से बहिष्कार को दिखाता है। तो एक वकीलों का बड़ा वर्ग था, उस समय में बैरिस्टर बनने का बड़ा क्रेज था, जैसे आजकल देखिएगा आईएएस पीसीएस का बड़ा क्रेज है देश में। तो वकीलों ने भी क्या किया, अपने अपने स्तर से बहिष्कार किया और साथ दिया। इसमें भी लिख दीजिए, लिखिए, इस कड़ी में देशबंधु चित्तरंजन दास
चित्तरंजन दास, कॉमा सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, विठल भाई पटेल, विठल भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल और आसफ अली ने भी बहिष्कार किया। आसफ अली ने भी बहिष्कार किया। किसका बहिष्कार किया? तो विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया, इसको ध्यान में रखेंगे। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया, इसको याद रख लेंगे। ठीक है, पैराग्राफ बदल कर लिख दीजिए। मुस्लिम के बारे में भी याद रखना है, क्योंकि खिलाफत के बाद मुस्लिम मुख्य धारा में है। देखिए, मुस्लिम नेताओं में डॉक्टर एम ए अंसारी, डॉक्टर एम ए अंसारी, कॉमा अली बंधु। अली बंधु में कौन कौन आएगा? शौकत और मोहम्मद। अली बंधु, मौलाना अबुल कलाम आजाद इत्यादि ने भी बाइकआउट मूवमेंट चलाया। बाइकआउट मतलब बहिष्कार होता है। बाइकआउट मूवमेंट चलाया। ठीक है, जो काफी सफल रहा। आगे लिखिए, लोगों ने उपाधियां और नौकरियां भी त्याग दी। लोगों ने उपाधियां और नौकरियां भी त्याग दी। उपाधियां और नौकरियां भी त्याग दी। जैसे जैसे गांधी जी ने कैसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी। गांधी जी ने कैसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी, जबकि जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि त्याग दी। ठीक है, अब किस किस क्षेत्र में इसका प्रभाव अधिक रहा? तो पश्चिम भारत में सबसे अधिक रहा, बंगाल में सबसे अधिक रहा, उत्तर भारत में सबसे अधिक रहा। ये तीन सबसे मुख्य क्षेत्र रहे इसके। राय बहादुर, राय बहादुर ऐसे लिखते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट लिख दीजिए, पश्चिम भारत, उत्तर भारत और बंगाल में इसे अभूतपूर्व सफलता मिली। अभूतपूर्व सफलता मिली। ठीक है, अब जैसे सी आर दास, मोतीलाल नेहरू, विठल भाई पटेल, इन लोगों ने वकालत छोड़ दी, इसको भी लिख दीजिए। सी आर दास, मोतीलाल नेहरू और विठल भाई पटेल ने वकालत छोड़ दी। वकालत छोड़ दी।
नेक्स्ट पॉइंट, अब एक व्यक्ति थे सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, उनके विषय में भी एक बात ध्यान रखना है। उन्होंने इंडियन लिबरेशन एसोसिएशन की स्थापना की थी, क्योंकि यह स्थापना इसलिए की थी कि वो समय के साथ बहुत अधिक प्रभावित नहीं थे कांग्रेस से। 1918 में उनके विचारों को खारिज कर दिया गया था, तो इसको भी लिख लीजिए। देखिए 1918 में कांग्रेस अधिवेशन में हसन इमाम ने अध्यक्षता की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर देंगे। 1918 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता हसन इमाम ने की, जिसमें सुरेंद्रनाथ बैनर्जी के प्रस्तावों को खारिज कर दिया। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी के प्रस्तावों को खारिज कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने इंडियन लिबरेशन एसोसिएशन की स्थापना की। 1918 इंडियन लिबरेशन एसोसिएशन की स्थापना की। यह भी पूछा गया क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रख लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, देखिए स्वदेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1920 में काशी विद्यापीठ, 1920 में काशी विद्यापीठ को, उसके बाद लिखेंगे नीचे में गुजरात विद्यापीठ और देवघर विद्यापीठ की स्थापना की गई। देवघर विद्यापीठ की स्थापना की गई। ठीक है, अब एक और लिख दीजिए 1920 में ही जामिया विश्वविद्यालय, जो आज काफी चर्चा में रहता है। जामिया को भी ध्यान में रखना, जामिया मिलिया इस्लामिया इसका नाम पड़ गया है, जामिया विश्वविद्यालय। ठीक है, अब सदैव ही कुछ लोग ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, सत्ता के पक्षधर होते हैं। उस समय भी थे। टैगोर बीच का रास्ता अपनाते थे, 50% भारतवासियों के तरफ और 50% ब्रिटिश की तरफ, क्योंकि उनको नोबेल पुरस्कार दिलवाया था 1913 में, और नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले वे प्रथम भारतीय थे। जाहिर सी बात है, नोबेल पुरस्कार किसी को वैसे थोड़े मिलता है, बिना सिफारिश के मिल नहीं सकता था उस समय, उनको दिलवाया गया था। वो वही कवि हैं जिन्होंने जनगण मन गाया था, मैंने बताया था एक दिन, पूरी कथा बताई थी। तो जब काफी अधिक कपड़ों की बर्बादी की गई, बहिष्कार किया गया, तो टैगोर ने इसे निष्ठुर बर्बादी की संज्ञा दी। का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि भारतवासी बेकार कपड़ा बर्बाद कर रहे हैं, कोई और तरीका अपनाए, कपड़ा बर्बाद करके क्या फायदा है। ठीक है, इसकी संज्ञा दी थी। लिख दीजिए, लिखिए, विदेशी कपड़ों की बर्बादी को टैगोर ने निष्ठुर बर्बादी की संज्ञा दी। निष्ठुर बर्बादी की संज्ञा दी। ठीक है, निष्ठुर बर्बादी की संज्ञा दी। अब इससे गांधी जी क्या होने वाले थे? नाराज होने वाले थे।
जो आदमी इतना बड़ा आंदोलन लीड कर रहा है और उसी में एक भारतीय इस तरह का बयान दे, और वो भारतीय भी जिसका राष्ट्रीय कद हो, नाराजगी क्या है, लाजिमी है। तो गांधी जी ने कहा कि नहीं, ये निष्ठुर बर्बादी नहीं है, यह विदेशियों के साथ एकदम अच्छा सर्वोत्तम व्यवहार है, सबसे अच्छा व्यवहार है, इससे बढ़िया व्यवहार नहीं हो सकता था। ठीक है, आप तथ्य को समझ पा रहे हैं कि नहीं? सभी लोग समझ पा रहे हैं? उसी में लिख दीजिए, जबकि गांधी जी ने इसे विदेशियों के साथ सर्वोत्तम व्यवहार बताया, जबकि गांधी जी ने इसे विदेशियों के साथ सर्वोत्तम व्यवहार बताया। हम बिहार के संदर्भ में चर्चा करेंगे, क्योंकि बिहार केंद्र में रहता है। आज भी बिहार भले ही देश की राजधानी के पास में नहीं है, थोड़ा दूर है, एक राज्य दूर है, लेकिन देश की राजनीति में बिहार का अमोघ स्थान है। बिहार के बिना इस देश की राजनीति क्या है, अधूरी है। देश को पहला राष्ट्रपति बिहार ने दिया था। उस समय बिहार में शराबबंदी और खादी का प्रचार लागू किया गया। आज भी देखेंगे आप, नीतीश कुमार जब भी कभी स्पीच देते हैं तो क्या कहते हैं कि हम गांधी को मानने वाले व्यक्ति हैं, गांधीवाद को मानने वाले व्यक्ति हैं, और गांधी जी ने शराबबंदी के विषय में कहा था, हमने उसी को लागू कर दिया है। उनका जो तर्क है वो उसी गांधीवाद पर आज भी आधारित है। ठीक है, तो लिख दीजिए, बिहार में शराबबंदी एवं खादी का प्रचार किया गया। खादी का प्रचार किया गया। बिहार में शराबबंदी एवं खादी का प्रचार किया गया। ठीक है, अब ध्यान रख दीजिएगा, इसी कड़ी में एक युवक जो बड़ा हो रहा था, और उस युवक के अधीन में आज के बड़े बड़े राजनेता पैदा हुए हैं। उनका नाम था जयप्रकाश। ध्यान रखिएगा, जयप्रकाश नारायण इस समय काफी युवा थे, और उन्होंने इस आंदोलन के दौरान अपनी परीक्षा छोड़ दी। देश के लिए उन्होंने काफी काम भी किया, और उसी जयप्रकाश नारायण के सिद्धांतों पर चलने वाले नेताओं में आज देखेंगे जो भी कद्दावर नेता हैं भारत में, जैसे नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, ये सब क्या है, जेपी के समर्थक हैं। जेपी आंदोलन से उत्पन्न नेता हैं, जेपी का ही आशीर्वाद है। तो उस जयप्रकाश ने उस समय अपनी परीक्षा छोड़ दी थी। आज भी देखिएगा, उनकी पत्नी का नाम प्रभावती था। तो जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा पटना में है, जयप्रभा अस्पताल पटना में है, बहुत कुछ बना हुआ है। इसको लिख दीजिए। लेकिन इस आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने अपनी परीक्षा छोड़ दी। परीक्षा छोड़ दी। आज बिहार में जितने भी बड़े नेता हैं, एक नवीन पार्टी जो स्थापित हुई है उसे छोड़कर, वो सभी ने कहीं ना कहीं क्या है, जेपी के अनुयायी हैं। जयप्रकाश नारायण ने ही उनको वो ट्रेनिंग दी है उस समय में। ठीक है, आगे चलते हैं। लिख दीजिए, खिलाफत आंदोलन के प्रभाव में, खिलाफत आंदोलन के प्रभाव में जुलाई 1921 में यह घोषणा की गई, जुलाई 1921 में यह घोषणा की गई, यह घोषणा की गई कि कोई भी मुसलमान ब्रिटिश सेना में भर्ती नहीं होगा। कोई भी मुसलमान ब्रिटिश सेना में भर्ती नहीं होगा, भर्ती नहीं होगा। भर्ती नहीं होगा। ठीक है, तो यह आंदोलन का प्रारूप था। ठीक है, अब देखते हैं कि इसका प्रसार कैसे हुआ, किस लेवल पर हुआ, और प्रसार में कितनी सफलता मिली, और कहां हम चूक गए। अगला हेडिंग होगा प्रसार। प्रसार।
अब प्रसार को समझते हैं। कहा जाता है कि पहली बार किसी आंदोलन ने अखिल भारतीय स्वरूप को वास्तविकता के साथ ग्रहण किया था, क्योंकि 1857 की क्रांति भले ही बड़ी क्रांति थी, लेकिन वह अखिल भारतीय नहीं हो सकी। लेकिन असहयोग आंदोलन को पहली बार अखिल भारतीय स्वरूप प्राप्त करते हुए देखा गया, और कई क्षेत्रों में, देश के विभिन्न प्रांतों में लोगों ने अपने अपने स्तर से सहयोग दिया। क्योंकि गांधी जी इस समय एक राष्ट्रीय स्तर के नेता बन चुके थे। इसको लिखिए, पहली बार इस आंदोलन का स्वरूप अखिल भारतीय पाया गया। पहली बार इस आंदोलन का स्वरूप अखिल भारतीय पाया गया। इस आंदोलन का स्वरूप अखिल भारतीय पाया गया। अब ध्यान रखेंगे, पंजाब में नेता कौन थे? लाला लाजपत राय। और इन अकाली आंदोलन ब्रैकेट में लिख देंगे याद रखने के लिए, चलाया था। ऐसे ही संक्षेप में लिख दीजिए, पंजाब, लाला लाजपत राय, अकाली आंदोलन। अब जो बिहार, बंगाल, ओडिशा है उसे संयुक्त प्रांत कहते हैं। 3 प्रांत एक साथ। उसमें किसानों ने क्या किया? जमींदारों को टैक्स देने से मना कर दिया। जमींदारों का विरोध। संयुक्त प्रांत में, हाँ कहा जाए दोबारा, मना कर दिया था। इसमें एक लाइन लिख देंगे, जमींदारों का विरोध। अब ब्रैकेट में लिख सकते हैं, टैक्स देने से मना कर दिया। टैक्स देने से मना कर दिया। ठीक है। तीसरा लिखिए, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, इसमें बहुत चर्चित आंदोलन हुआ, चिराला पिराला। पूछा जाता है परीक्षा में, चिराला पिराला आंदोलन। चिराला पिराला आंदोलन, इसमें क्या हुआ था? इसमें लिख दीजिए, ब्रैकेट में लिख दीजिए, नगर पालिका टैक्स चुकाने से इनकार कर दिया। लोगों ने नगर पालिका टैक्स चुकाने से इनकार कर दिया। ठीक है, टैक्स चुकाने से इनकार कर दिया। चौथा लिखिए, असम। असम को अंडरलाइन करके रखिए, पूछा जाता है। असम, चाय बागान के मजदूरों ने हड़ताल किया। चाय बागान के मजदूरों ने हड़ताल किया। ठीक है। स्पेशल यदि बंगाल के बारे में पूछे तो आप यूनियन बोर्ड की चर्चा भी कर सकते हैं, जैसे भी छोटू जी ने बताया। लिख दीजिए बंगाल अलग से। बंगाल में लिख दीजिए, किसानों ने यूनियन बोर्ड को टैक्स देने से मना कर दिया। किसानों ने यूनियन बोर्ड को टैक्स देने से मना कर दिया। ठीक है। केरल, केरल 1921 में मोपलाओं का विद्रोह हुआ। ब्रैकेट में जमींदारों के विरुद्ध। ठीक है। अब बिहार को भी लिख दीजिए अलग से, स्पेशल। बिहार में लिख दीजिए तीर का चिन्ह देकर, छपरा में राहुल सांकृत्यायन ने
आंदोलन किया। छपरा में राहुल सांकृत्यायन ने आंदोलन किया। नेक्स्ट लिख दीजिए अगला, पुरुषोत्तम दास और जमुना दास ने असहयोग विरोधी सभा असहयोग विरोधी सभा की स्थापना 1920 में की। जो असहयोग के विरोध में बनाई गई थी। मतलब ये क्या कर रहा था, यह जनता में जागरूकता फैला रहा था कि पुरुषोत्तम दास और जमुना दास के द्वारा 1920 में असहयोग विरोधी सभा की स्थापना की गई। नाम है असहयोग विरोधी का मतलब ये हुआ कि ये दोनों बता रहे थे लोगों को कि आप असहयोग के चक्कर में ना पड़े, इसके ये साइड इफेक्ट्स हैं, इससे आपको ये खतरा हो जाएगा, सरकार आप पर और अंकुश लगा सकती है और प्रताड़ना दे सकती है। यानी गांधी जी के क्या थे, विरोध में थे ये दोनों। इसको भी लिख के रख लीजिए, ठीक है। कॉपी के सबसे टॉप पर लिख लीजिए, सबसे ऊपर। लिखिए, असहयोग आंदोलन में मुख्य रूप से असहयोग आंदोलन में मुख्य रूप से सरकारी सेवाओं, विदेशी वस्तुओं और 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 ब्रिटिश उत्पादित सामग्रियों का विरोध किया गया। इसको टॉप पर लिख के रख दीजिए। कभी यदि आपसे पूछ दे कि इसमें सबसे सफल क्या रहा बाइकआउट मूवमेंट में, तो कपड़ों का बहिष्कार करना सबसे सफल रहा। इससे ब्रिटिश सत्ता को काफी क्षति हुई, व्यापारियों को वहां पर। यदि कभी पूछ दे तो टेक्सटाइल वाला ध्यान रखिएगा, उसको अंडरलाइन कर देंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। अब जैसे कि हमने चर्चा भी किया था कि क्योंकि 1 साल से अधिक यह आंदोलन चला, लेकिन इस आंदोलन के बाद कोई बहुत खास प्रभाव इसका नजर नहीं आ रहा था। गांधी जी भी बाद में पैसेंसलेस हो गए थे कि ये क्या हो रहा है। इतना प्रयास किया लेकिन सरकार झुकी नहीं थी। तो गांधी जी भी एक मौके की तलाश में थे कि कोई ऐसा मौका आए जिस बहाने इसको द इंड दे दें। 2 मौके आए। एक तो जब असहयोग के शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान चौरी चौरा गोरखपुर में गोलियां चला दी गई पुलिस के द्वारा, थाने में लोगों ने आग लगा दिया और 22 पुलिसकर्मी जलकर राख हो गए। और दूसरा जो कारण था जो गांधी को चुभ रहा था, वह था जमींदारों को टैक्स चुकाने से मना करना। गांधी जी ने कहा था कि हम किसी भी लॉ को तोड़कर आगे नहीं बढ़ सकते, सब कुछ करते हुए विरोध जताना हमारा कार्य है। लेकिन लोगों ने नहीं माना, किसानों ने नहीं माना। किसान वैसे भी टैक्स देना नहीं चाहते थे समय के साथ। तो इस सब कारणों से भी इसको वापस ले लिया गया। लिख दीजिए अगला पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट में। देखिए, जब आंदोलन अपने उफान पर था, जब आंदोलन अपने उफान पर था तभी एक शांतिपूर्ण सभा पर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में पुलिसकर्मियों ने गोलियां चला दी। पुलिसकर्मियों ने गोलियां चला दी। गोलियां चला दी जिसके परिणाम स्वरूप
जिसके परिणाम स्वरूप, दोबारा से कह देता हूं, एक शांतिपूर्ण सभा पर उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में पुलिसकर्मियों ने गोलियां चला दी, जिसके परिणाम स्वरूप 5 फरवरी 1922 को 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चौरी चौरा थाने में लोगों ने आग लगा दी। जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। 22 पुलिसकर्मी मारे गए। ठीक है, लेकिन इसे चौरी चौरा कांड भी कहा जाता है। चौरी चौरा कांड भी कहा जाता है। अब इसके एक सप्ताह के अंदर ही इसे वापस ले लिया गया। जो तारीख थी 12 फरवरी 1922, इसको भी लिख दीजिए। परिणाम स्वरूप 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। एक लाइन जोड़ दीजिए वहीं पर। देखिए, डॉक्टर मुंजे ने असहयोग वापसी का प्रस्ताव गांधी को दिया था। डॉक्टर मुंजे ने असहयोग वापसी का प्रस्ताव गांधी को दिया था। गांधी को दिया था। ठीक है। अब यदि इस आंदोलन के गहराई में हम जाकर देखते हैं तो हम पाते हैं कि शुरू में जब इस पर विचार किया गया, विशेष अधिवेशन बुलाकर सितंबर 1920 में, तो केवल 2-3 लोगों को छोड़कर सबने विरोध कर दिया, कहा कि यह उचित नहीं रहेगा। लेकिन जब गांधी ने इस पर जोर दिया कि नहीं, होना ही चाहिए, जनता भी तैयार थी 4-5 कारणों से, तो फिर सबको जनमत में हाँ बोलना पड़ा। और जब यह आंदोलन 1 वर्ष से अधिक चला, सक्सेसफुल नहीं हुआ, उसके बाद भी लोग इसे रोकने की इच्छा में नहीं थे। लोग चाह रहे थे, जो विरोधी थे वो भी चाह रहे थे, शुरू में जो विरोधी थे वो भी चाह रहे थे कि आगे परस्यू हो, लेकिन गांधी ने अपने सिद्धांत के साथ कोई समझौता नहीं किया और इसको रोक दिया। तो सुभाष चंद्र बोस ने अपनी पुस्तक में लिखा है, यह हिमालय की जैसी महान भूल थी। ठीक है, इसको लिख दीजिए। देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने अपनी आत्मकथा इंडिया स्ट्रगल में सुभाष चंद्र बोस ने अपनी आत्मकथा इंडिया स्ट्रगल में इसे हिमालय जैसी भूल की संज्ञा दी है। इसे हिमालय जैसी भूल की संज्ञा दी है। हिमालय जैसी भूल की संज्ञा दी है। नेक्स्ट, लाला लाजपत राय ने कहा कि यदि एक जगह पाप हुआ है, तो पूरे देश को दंडित करना कहां तक उचित है? पूरे देश को दंडित करना कहां तक उचित है?
ठीक है, तो ये सब थी मूल बातें। यदि आप साक्षात्कार की इच्छा रखते हैं तो कई बार साक्षात्कार में पूछा भी जाता है कि जो अभ्यर्थी इंटरव्यू में जाते हैं उनसे पूछा जाता है कि आप बताइए कि असहयोग आंदोलन सफल रहा या असफल रहा। अब मैं आप ही लोगों से पूछ लेता हूं, उससे और अधिक अच्छा आइडिया लग जाएगा। जिनको अपना विचार रखना हो वह कह सकते हैं कि क्या रहा। कौन बताना चाहेंगे, सफल रहा कि असफल रहा? किस आधार पर सफल कहा जा सकता है? यदि मैं साक्षात्कारता होता तो मेरा अगला जो क्रॉस क्वेश्चन होता वो ये होता, इसमें तो हम एक रियासत भी अंग्रेजों से छुड़ा नहीं सके, तो किस बात की सफलता इसका? नहीं, आंदोलन का जैसे एक परिणाम निकलना चाहिए, ठीक है, इसका क्या परिणाम निकला? सफल तो तब कहें जब कोई परिणाम निकले। कोई भी पहले ये बताइए कि ये सफल रहा कि असफल रहा। जैसे छोटू जी ने कहा कि यह, ठीक है, सफल रहा। पहले तो इस निष्कर्ष पर पहुंचना है कि यह क्या रहा, दोनों में से क्या रहा। उन मायनों को बताइए कि किस किस महीने में यह सफल रहा और किस किस महीने में यह असफल रहा। इससे क्या परिणाम मिला? अपने शब्द नहीं रख पा रहे हैं आप, उचित शब्द क्या होगा? अच्छा, आदित्य जी की बातें सुन लेते हैं फिर मैं बताता हूं। आपने हेडफोन लगाया हुआ है? अच्छा, एक बार माउथ के पास लेकर दोबारा कहिए, थोड़ी फ्रेश आवाज आएगी, क्लियर आएगी। और एक तो राष्ट्रीय समझ विकसित की, और दूसरा? अच्छा, समझ विकसित की, ठीक है। और कोई अभ्यर्थी जो उत्तर देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। कई पक्ष हो सकते हैं, आप सोच कर देखेंगे तो चार पांच पक्ष तो यूं ही मिल जाएंगे। देखिए मैं बताता हूं, वैसे सभी के उत्तर उत्तर ठीक ठाक हैं। छोटू जी आप शब्द नहीं रख पा रहे हैं कि कहना क्या है, ठीक है, कोई बात नहीं, इसको थोड़ा डेवलप करना है कि जब हम अपनी बात रखें तो उचित शब्द क्या हो सकता है उसके लिए, ठीक है, एकदम परफेक्ट शब्द। देखिए, जब भी साक्षात्कार में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो अपेक्षा की जाती है कि आप मध्य का कोई रास्ता निकालकर जवाब दीजिए, यह अपेक्षा की जाती है। क्योंकि कांग्रेस मतलब भारत सरकार आज के समय में, उस समय जो राष्ट्र के लिए काम कर रहा था वही देश की अपनी सरकार मानी जाएगी, ब्रिटिश सरकार को शत्रु माना जाएगा। तो जब भी सरकार की नीतियों की बात की जाती है तो मैं वैसे भी कहता हूं कि कभी भी यदि सरकार का कर्मचारी बनना हो तो हर हाल में उस नीति की आलोचना नहीं करनी चाहिए। कमियां गिनानी हो तो दो चार पहले गुण गिना दीजिए, फिर एक आध कमियां भी गिना देंगे तो वो बराबर हो जाएगा। आप ये जवाब देंगे कि प्रथम दृष्टिया देखने से ऐसा ही लगता है कि यह आंदोलन बिल्कुल ही असफल रहा, लेकिन यह एक संकीर्ण विचारधारा होगी। मतलब खुद ही असफल कह दीजिए और खुद ही एक शब्द जोड़ दीजिए कि यह एक नैरो माइंडेड विचारधारा होगी, संकीर्ण विचारधारा होगी। क्योंकि वैसे तो हमें एक रियासत भी नहीं मिली। देखिए मैं दोनों बातें कह रहा हूं, ध्यान सुनेंगे। वैसे तो हमें एक रियासत भी नहीं मिली, लेकिन जो मिला वह यह मिला कि हमें राष्ट्रीय स्तर की चेतना को उभारने में, जैसे आदित्य जी ने कहा, मदद मिली। दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा रहा कि हम हिंदू मुस्लिम एकता को राष्ट्रीय स्तर पर लेकर जा पाए, यह दूसरी बड़ी सफलता रही। इसकी और भी सफलताएं रही। एक इसकी सबसे बड़ी जो सफलता रही वो ये रही कि अभी तक कांग्रेस कुछ लोगों की संस्था थी, लेकिन असहयोग के बाद कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर की संस्था बन गई। यह एक बड़ी सफलता रही। और एक बड़ी सफलता यह रही कि जनमानस के अंदर से वैदेशिक शक्तियों का भय जाता रहा। उनको लग गया
कि विदेशी शक्तियां भले ही नरसंहार पर उतर जाए, लेकिन हम भी इस तरह का एक आंदोलन कर सकते हैं, तो भय मुक्त हो गए। अब देखिए फैक्ट यही है कि मिला तो आंदोलन से कुछ नहीं, यह फैक्ट है। लेकिन अब साक्षात्कारता के सामने यदि आप ये कह देंगे कि सर आंदोलन पूर्णतः असफल रहा, इससे कुछ नहीं मिला, बर्बादी मिली, टैगोर ने जो कहा था वो ठीक कहा था, तो क्या होगा? बाहर हो जाएंगे। ऐसा भी तो जवाब हो सकता है कि मैं रविन्द्रनाथ टैगोर की विचारधारा से पूर्ण सहमत हूं, कपड़ों को जलाने से कुछ नहीं मिला, सब बर्बाद चला गया, और मैं मानता हूं कि घोर असफल रहा। तो फिर चयन नहीं होता है, जबकि ये सत्य है, लेकिन सत्य बोलकर चयन नहीं होगा। तो चयन होने के लिए थोड़ा डिप्लोमेटिक उत्तर चाहिए। तो ये कह दीजिए, खुद ही बोल दीजिए कि असफल है, खुद ही बोल दीजिए कि मैं नैरो माइंडेड हूं, और खुद ही बोल दीजिए उसके बाद कि मैं ये सब बिंदु सोचता हूं। सामने वाला तय ही ना कर सके कि आपने क्या उत्तर दिया, सफल कहा कि असफल कहा, क्योंकि उसको भी नहीं पता है। ठीक है, जैसे कोई कुछ पूछे और जवाब नहीं देना, तो ऐसा कुछ कुछ जवाब दे दीजिए कि वो भी कैलकुलेशन में रह जाए कि इसका क्या निष्कर्ष होगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं मेरी बात? तो ऐसा उत्तर तैयार रख लीजिए। अब हम आगे चलेंगे, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसको संज्ञान में रखना है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। इसमें लिखिए, स्टार देकर एक दो बातें लिख लीजिए। इसमें लिखिए, यद्यपि कुछ इतिहासकारों ने इस आंदोलन के बाद गांधी की आलोचना भी की। गांधी की आलोचना भी की एवं गांधी को, एक शब्द है बुर्जुआ हित, गांधी को बुर्जुआ हितों का पोषक बताया। बुर्जुआ हितों का पोषक बताया, पोषक बताया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, चौरी चौरा कांड से पहले ही, चौरी चौरा कांड से पहले ही असहयोग आंदोलन में जन भागीदारी घटती जा रही थी। असहयोग आंदोलन में जन भागीदारी घटती जा रही थी। घटती जा रही थी, जिससे आंदोलन को जारी रखना संभव नहीं था। एक और पॉइंट लिख दीजिए। देखिए, बारदोली एवं अन्य प्रांतों में किसानों ने जमींदारों का कर नहीं चुकाया। बारदोली एवं अन्य प्रांतों में किसानों ने जमींदारों का टैक्स नहीं चुकाया, जिससे भी गांधी जी नाराज थे। जिससे भी गांधी जी नाराज थे। ठीक है, इन सभी कारणों से भी आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। इसको ध्यान में रख लेंगे। अब एक प्रश्न मैं आप लोगों से पूछता हूं। एक क्वेश्चन पूछा भी हुआ है कि पीसीएस की परीक्षाओं में तो कई बार पूछा हुआ है। पूछा जाता है कि कौन ऐसा व्यक्ति था जिसने सबसे पहली बार भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता की मांग उठाई? सबसे पहले किसने उठाई? एक बार थोड़ा माइक लेकर जवाब देंगे तो अधिक अच्छी आवाज आएगी। वो व्यक्ति थे 1921 में हसरत मोहानी साहब। इसको कभी नहीं भूलिएगा। कॉपी के सबसे टॉप पर जाकर लिख दीजिए, ऊपर, सबसे ऊपर। देखिए, सर्वप्रथम 1921 में
सर्वप्रथम 1921 में 1921 में मौलाना हजरत मोहानी ने मौलाना हजरत मोहानी ने मौलाना हजरत मोहानी ने भारत के लिए पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग उठाई। भारत के लिए पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग उठाई। अगला जो टॉपिक हम पढ़ेंगे इसमें वो इसे पढ़ेंगे 1923 से लेकर 30 तक का इतिहास, गांधीवादी चरण एवं राष्ट्रीय आंदोलन जो आगे कैसे बढ़ा, इसको अगली कक्षा में जरूर देखेंगे हम। क्योंकि यह बड़ा खंड है इसलिए इसे आज शुरू करना तर्कसंगत नहीं होगा। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि यहां से कांग्रेस के विचारधारा में फर्क आने लगा था और परिवर्तनवादी और अपरिवर्तनवादी गुटों में कांग्रेस बंटने लगा था यहां से, क्योंकि अब दिख गया एक बहुत बड़े स्तर के जन आंदोलन के बाद भी उस लेवल की सफलता नहीं मिली जिस लेवल की सफलता मिलनी चाहिए थी। ठीक है, आज के कक्षा में कुछ अन्य चीजें लिखवा देता हूं क्योंकि यह एक बड़ा टॉपिक है, इसको कल शुरू करेंगे। आप लिखिए बूस्टर फैक्ट्स कहीं पर। बूस्टर फैक्ट्स देखिए, स्वराज पार्टी की स्थापना सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने कब किया? 1923 में किया। उन्नीस सौ तेईस में किया, इसको याद रख लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज मूलतः गुजराती भाषा में लिखी। गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज मूलतः गुजराती भाषा में लिखी। इस सबको याद रखते हुए चलेंगे, टेस्ट चलेगा कल के बाद कभी न कभी, उस टेस्ट में आप ही लोगों से पूछेंगे। गुजराती में लिखी। गांधी की आत्मकथा का नाम है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। गांधी की आत्मकथा का नाम है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, 1913 के लखनऊ अधिवेशन में पहली बार 1913 के लखनऊ अधिवेशन में पहली बार मुस्लिम लीग की ओर से मोहम्मद अली जिन्ना ने भाग लिया। मुस्लिम लीग की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना ने भाग लिया। हाँ, लखनऊ अधिवेशन ये मुस्लिम लीग का अधिवेशन था, ठीक है, 16 वाला नहीं है, अलग है। 13 में भाग लिया, यह मुस्लिम लीग का अधिवेशन था, ध्यान रखिएगा। एवं स्वशासन को राष्ट्रीय लक्ष्य माना।
स्वशासन को राष्ट्रीय लक्ष्य माना और कांग्रेस के साथ सहयोग पर बल दिया था। ठीक है, इसको ध्यान रख लीजिएगा। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ 1913 में, जब मुस्लिमों की बैठक हुई लीग के साथ, और उस लीग में पहली बार जिन्ना भी शामिल हुआ और उसने घोषणा किया कि हम कांग्रेस का मदद करेंगे। ठीक है, और देश में जो स्वाधीनता है उसको प्रथम लक्ष्य माना गया था इसमें। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। अब उदारवादी समझते हैं सभी लोग, उग्रवादी समझते हैं सभी लोग, विचारधारा है। 17 में जब मॉन्टेग्यू की घोषणा हुई थी 1917 में, उसे उदारवादियों ने मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी थी, जो बाद में 1919 में लागू हुआ था। इसको लिख लीजिए। 1917 के मॉन्टेग्यू घोषणा को 1917 के मॉन्टेग्यू घोषणा को उदारवादियों ने भारत का मैग्ना कार्टा कहा। उदारवादियों ने भारत का मैग्ना कार्टा कहा। मैग्ना कार्टा कहा एवं इसी आधार पर भारत सरकार अधिनियम 1919 बना। भारत सरकार अधिनियम 1919 बना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए। 1918 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में 1918 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में उदारवादियों ने मॉन्टेग्यू सुधारों का स्वागत किया। और अभी बता दिए थे क्या बनाया था, इंडियन लिबरेशन सोसाइटी। स्वागत किया एवं कांग्रेस से अलग होकर अखिल भारतीय उदारवादी संघ की स्थापना की। अखिल भारतीय उदारवादी संघ की स्थापना की। ठीक है, कोई बताएंगे कि महात्मा गांधी को जो महात्मा उपाधि मिली थी वह किसने दी और कब दी, किस उपलक्ष्य में दी? चंपारण सत्याग्रह के सफलता पर दी। वैसे इस तथ्य की चर्चा एक बार हो चुकी है, फिर भी लिख लीजिए। देखिए, चंपारण सत्याग्रह की सफलता पर टैगोर ने गांधी को महात्मा की उपाधि दी। ठीक है, महात्मा की उपाधि दी। अगली कक्षा के बाद 10-12 बूस्टर फैक्ट्स और लिखवा देंगे इसमें, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा। आप रिवीजन करते रहें। अभी बिहार पीसीएस के अधीन कई परीक्षाएं हैं, जिसमें 2 परीक्षा मुख्य है, जिसमें असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की परीक्षा है जो लेवल 7 का एक अच्छा पद है, बिहार सिविल सेवा की परीक्षा है। इस सब को देते रहिए और अपनी तैयारी को बनाए रखिए। आने वाले समय में जब जैसे भी रेलवे की परीक्षा हुई, कुछ अभ्यर्थियों ने दिया भी होगा इसमें। ठीक है, तो रेलवे की परीक्षा में तो खैर जीएस का स्तर बहुत सामान्य रहता है, लेकिन जब आप बिहार या केंद्र की अन्य सेवाओं की परीक्षा देते हैं तो वहाँ जीएस का लेवल थोड़ा सा ऊपर रखा जाता है आजकल। उस दृष्टिकोण से आप तैयारी करते रहिए। आने वाले समय में भी कई वैकेंसी आपके समक्ष होंगी, उसको भी देखते रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कक्षा की समाप्ति की घोषणा करता हूँ। अगली कक्षा कल शुरू करेंगे फिर, और इस टॉपिक को देखेंगे जो बोर्ड पर है। शुभ रात्रि।
गुड नाइट।